नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी की सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। दोस्तों, जिनको भी एसएससी सीजीएल देना है, सीएचएसएल देना है या फिर एमटीएस देना है ना, उनके लिए तो ये रामबाण सिद्ध होगा ही। साथ ही साथ जिनको दिल्ली पुलिस देना है, एचसीएम देना है या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम देनी है, देखिए जो टीसीएस की लेवल है उनसे उन्हीं के लेवल की मैं क्वेश्चन रखता हूं, जहां तक है उनसे भी आगे। ठीक है, तो आपको जो है ये नीचे वाली एग्जाम तो यूं ही निकल जाएंगे। जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं दादा, ये बड़े ही काम के होते हैं। जैसा कि आप मुझे पास्ट में कुछ भी दिनों से फॉलो कर रहे होंगे तो ये बात को आप बखूबी जानते होंगे कि हूबहू जैसे ही मैं पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा वैसे ही आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शक बिल्कुल ना करें, जिनको भी एग्जाम देना है, जहां भी जीके जीएस पूछी जाती है हर जगह काम आएगी और विशेष काम आएगी आपको टीसीएस वाली एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हाँ, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने वीडियो आएंगे, मुझे कितना ऐसा पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे आपके 57 वीडियो आएंगे। कितने? 57 आएंगे। इसके बाद मैं कहीं जा नहीं रहा भाई, मैं रहूंगा ही और वीडियो भी रहेगा, लेकिन दूसरी क्लास रहेगी। मतलब ये सीरीज का जो है 57 वीडियो आएगी। जो बच्चे ये 57 वीडियो देखा, साथ ही साथ पीडीएफ के साथ रिवीजन किया, मेरा मानना है कि उनके जीके जीएस जो है बिल्कुल कमजोर नहीं रहेगी। ठीक है भैया, अगर आपकी ये मोटो है कि मैं सिर्फ पेड क्लास में पीडीएफ आपका ले लिया, पीडीएफ पढ़ लूं तो क्या उतना फायदा करेगा? तो जितना फायदा करना चाहिए उतना नहीं करेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि भाई पीडीएफ में इतनी बात जो मौखिक रूप से मैं बोलूंगा उनसे आप वंचित रह जाएंगे, और क्या पता मौखिक वाली क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आए। ठीक है ना, हो सकता है ना भाई। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मौखिक रूप से जो बोला वही आ गया, है ना। तो आपको जो है वीडियो के साथ साथ पीडीएफ दोनों भी रिविजन करने होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फ्रीडम इन एक्साइल? तो भैया ये दलाई लामा है। दलाई लामा कौन है साहब? तो ये तिब्बती धर्म गुरु है ना, तिब्बती धर्म गुरु है। कौन? दलाई लामा। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये जानते ही हैं। और दलाई लामा साहब को 2022 का गांधी मंडेला पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, इनके जो किताब के नाम होते हैं अक्सर दलाई लामा साहब के, आप देखेंगे किसी न किसी रूप में जो है ना, खुशी, है ना भाई। फ्रीडम में खुशी होती है आदमी की, है ना, स्वतंत्र है तो खुश है भाई, है ना। तो भाई फ्रीडम मतलब खुशी से रिलेटेड रहता है इनका। अगर आप किताब के इनके शीर्षक को पढ़ें, जैसे इनके अन्य प्रमुख पुस्तक हैं द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, यहाँ भी खुशी शब्द है। द एन ओपन हार्ट, भाई खुले दिल के आदमी कौन होते हैं? खुशमिजाज होते हैं। बियॉन्ड रिलीजन, है ना। द बुक ऑफ जॉय, यहाँ भी जॉय है। तो मैंने एक क्लू निकाला है कि भाई इसके जो किताब के नाम होते हैं ना, मैक्सिमम जो घूमता रहता है इनका शीर्षक वो खुशियां के पास घूमता रहता है। तो भाई जो भी आप हैप्पीनेस टाइप के शब्द हैं इनके किताब में छुपे रहते हैं, तो ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा वर्ष 2022 का गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा साहब को दिया गया, बता दिया। तिब्बत पर चीन ने आक्रमण कब किया था? आने वाले दिन के टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये भाई। तिब्बत पे जो है चीन ने कब आक्रमण किया था? तो 1949 में आक्रमण किया था, लेकिन सफल कब हुआ था? 1951 में हुआ था, है ना। 1951 में जो है समझौता पे साइन होती है, और 1951 में तिब्बत जो है चाइना के अंडर चली जाती है। लेकिन प्रयास कब करते हैं? 1949 में, लेकिन सफल नहीं होते हैं। ठीक है, प्रमुख तिब्बती विद्रोह कब होती है? 1959 में। तिब्बती विद्रोह क्या है भाई? कि ये जो तिब्बत के लोग जो पहले अब जो है अब चाइना के अंदर हो चुके हैं 1951 से, अब ये करते हैं 1959 में विद्रोह, है ना। लेकिन ये भी सफल नहीं हो पाते भाई। सिंपल सी बात है, चीन कितनी बड़ी, तिब्बत कितनी छोटी, तो कैसे सफल होंगे, है ना। इसके अलावा तिब्बत की जो राजधानी कही जाती है लहासा, वहां पे एक जोखांग मठ है ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। हाल फिलहाल में जो टीसीएस ने क्वेश्चन करा वो बौद्ध मठ से काफी क्वेश्चन करा। मैं यहाँ पे कुछ आपको बौद्ध मठ का नमूना पेश करना चाहूंगा जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। जैसे आपको पूछा जाता है रूमटेक मठ, रूमटेक मठ कहाँ पे है? तो भाई साहब ये सिक्किम के अंदर है। एक आपसे पूछा जाता है तवांग मठ, तवांग मठ कहाँ पे है? तो ये भाई साहब आपके अरुणाचल प्रदेश में है। एक आपका पूछा जाता है भाई गोप्पा मठ, गोप्पा नाम है भाई, गोप्पा मठ, ये कहाँ पे है? ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। एक आपका पूछा जाता है जी हेमिस मठ, हेमिस मठ कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर स्थित है। हेमिस मठ भी है, हेमिस नेशनल पार्क भी है, और हेमिस फेस्टिवल भी होता है। ये तीनों बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। नेशनल पार्क भी है इंडिया का, उसमें भी क्या क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी नेशनल पार्क है हेमिस, है ना। इसके अलावा ये त्योहार भी है ना, मठ भी है, और आपका नेशनल पार्क भी है, एनपी भी है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है हेमिस के बारे में। इसके अलावा एक ने आपको ध्यान रखना है जी केसरिया स्तूप, है ना, केसरिया
केसरिया स्तूप, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, अभी अभी सीआरपीएफ के एग्जाम में छपा भी। इसके अलावा आपको एक धमेक स्तूप याद रखना है, धमेक स्तूप आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इतनी सारी बात जो है बौद्ध धर्म के लेसन में जरूर याद रखना है। साथ ही साथ खोज का मतलब संस्थापक तो गौतम बुद्ध थे, तो आप भी जानते हैं। उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, मल्लों के संरक्षण में, है ना। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। उनके जीवन से जुड़ी हुई 3 घटना, महाविनिष्क्रमण, है ना, धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण, जिसमें गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध के जो गुरु थे उनका नाम अलार कलाम था। इतनी बात जरूर ध्यान रखना है आपको बौद्ध धर्म के बारे में। और 4 बौद्ध संगति जो हुए वो भी आपको ध्यान रखना है जी, है ना। पहला कहां पे हुआ था बताइए जरा, पहला कहां पे हुआ था? राजगीर के अंदर। वो शासक कौन थे? अजातशत्रु। दूसरा कहां पे हुआ था? कालाशोक के समय। वो शासक कौन थे? अच्छा, कालाशोक किस वंश के हैं आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, कालाशोक जो है ये किस वंश के हैं? बिना गूगल बिना किताब देखे हुए मैंने पढ़ा रखा है भाई, है ना। तो कालाशोक के समय हुआ था। दूसरा आपका वैशाली में। तीसरा आपका पाटलिपुत्रा में हुआ था, मौर्य सम्राट अशोका के समय में। और चौथा आपका कनिष्क के समय में हुआ था आपका, है ना, कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जनवरी 2023 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में पूर्णतः डिजिटल होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है ना भाई? जनवरी 2023, इन जनवरी 2023 व्हिच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज मेड अ रिकॉर्ड ऑफ बीइंग कंप्लीटली डिजिटल, है ना। तो भाई इनके जो गवर्नेंस है ना, ये पूर्णतः टोटली डिजिटल हो गए यूनियन टेरिटरीज की। सबसे पहले तो ये कौन हुए भाई? जम्मू कश्मीर में। कौन, कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पुराने जम्मू कश्मीर नहीं है कि आप धारा 370 वहां पे जो है देख रहे हैं, है ना, सब हट गए भाई, अब ये केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज में जो है सबसे पहले आपको डिजिटलाइजेशन जो है घोषित किया गया। भारत का प्रथम डिजिटल राज्य कौन बना था? तो ये बना था जी केरला। केरला में जो है लिटरेसी रेट सबसे अधिक है जनगणना के अनुसार, और सेक्स रेशियो भी सबसे अधिक है जनगणना के अनुसार। ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, जनगणना से ये दोनों क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है? तो ये आपका सिक्किम बना था जी, भारत का प्रथम जैविक राज्य, है ना। और सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? तो 1975 में बना था। इसके लिए संविधान संशोधन कौन सी हुई थी? तो 36वीं संविधान संशोधन हुई थी। सिक्किम भारत का किस क्रमांक का राज्य है? तो ये 22वां राज्य है ना। तो दोनों तीनों बात जो अभी मैं बताया सिक्किम के बारे में जरूर ध्यान रखें, क्योंकि सिक्किम जो है भारत भूभाग का हिस्सा नहीं था। ठीक है, इसे मिलाया गया है भारत में। ठीक है ना। इसके बारे में संशोधन पूछे जाते हैं कि सिक्किम को किस संशोधन द्वारा मिलाया गया? तो 36वां। कौन सा राज्य बना? तो 22वां। कब बना? 1975 में। ये बात ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ भारत के प्रथम जैविक जो है राज्य भी है। और अभी मैंने सिक्किम के अंदर एक मठ भी बताया था, है ना, रूमटेक मठ, है ना। इसके अलावा भारत का सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम गांव जो हुआ है ये आपका मोढेरा हुआ है जी। मोढेरा कहां पे है भाई? तो ये आपका गुजरात के अंदर है, हामरो गुजरात, है ना, गुजरात के अंदर है। ठीक है, गुजरात के अंदर जो है ये आपका पालीताना का जैन मंदिर है ना, जैन मंदिर है पालीताना का, है ना। मोढेरा में एक सूर्य मंदिर भी है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। सौर ऊर्जा से संचालित गांव तो बना ही, मोढेरा में एक सूर्य मंदिर भी है। कोणार्क में एक सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा में जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। मोढेरा में एक सूर्य मंदिर भी है ना। पालीताना में जैन मंदिर है, ये भी गुजरात में है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, है ना, गुजरात के केवड़िया, बदला हुआ नाम एकता नगर, है ना, यहाँ पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है आपका स्थापित है। इसकी टोटल हाइट 182 मीटर है। किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जिसे भारत का आयरन मैन तथा भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कहिए या फिर उप प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहां से राइज होती है कि जब देश आजाद हो गया तो देशी रियासतों को, है ना, मिलाने का जिम्मा जो है किसे सौंपा गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है भाई? तो ये गोवा बन गया है, हर घर जल वाला, है ना। पहला राज्य कौन है? गोवा। अगर पार्टिकुलर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछे ना कि भाई कौन सा डिस्ट्रिक्ट बन गया हर घर जल वाला, तो बुरहानपुर। ये बात भी ध्यान आपको रखना है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम महिला सीईओ कौन है? हु इज द फर्स्ट वुमेन सीईओ ऑफ नीति आयोग, है ना। तो ये कौन बना भैया? सिंधु श्री खुल्लर। देखिए सिंधु श्री खुल्लर है ना, नीति आयोग के फर्स्ट सीईओ भी है और फर्स्ट महिला
सीईओ भी है और लास्ट महिला सीईओ भी है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ तो सीईओ की पोस्ट आई इसमें, तो पहला पोस्ट कौन संभाला? सिंधु श्री खुल्लर संभाली, माफ कीजिएगा, जो लेडीज है ना। इसके बाद कोई लेडीज जो है अभी तक सीईओ नहीं बनी है नीति आयोग के अंदर, तो एकमात्र लेडीज है सिंधु श्री खुल्लर, जो पहले भी है और आखिरी भी है और लेडीज जो है सीईओ भी है। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर है आपके, है ना। इसके अलावा नीति आयोग से क्या कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में? सबसे पहले तो जी आपको फुल फॉर्म आता है। फुल फॉर्म में आपको क्या गलती करके देंगे? एक तो ये इंस्टीट्यूशन लिखा है, इसको इंस्टीट्यूट कर देंगे, इसको जो है इंस्टीट्यूट कर देंगे, और एक जो ये ट्रांसफॉर्मिंग लिखा है इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, है ना। ये गलती करके देते हैं आपको, है ना। तो आपको गलती के भावनाओं में नहीं बना है ना भैया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये होती है नीति आयोग की फुल फॉर्म। कब आया था? 1 जनवरी 2015 को आया था। किसका स्थान लिया भाई ये? तो ये योजना आयोग का स्थान लिए। योजना आयोग अपने आप में कब स्थापित हुए थे? 1950 में, है ना। इनका प्रमुख काम क्या था? योजना बनाना, है ना। ये कितने योजना बनाए? 12 योजना बनाए। अंतिम योजना का कार्यकाल क्या रहा? 2012 से 2017। लेकिन क्या यह पूर्णतः चला? तो नहीं चला भाई, बीच में टर्मिनेट करके नीति आयोग बना दिया गया, है ना। अब इसमें कुछ की पोस्ट को ऐड किया गया, जैसे अभी आपने सीईओ का पोस्ट देखा, जो सिंधु श्री खुल्लर पहली बार बनी थी। तो ये सब की पोस्ट है जिनके करंट में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में थोड़ा सा जानकारी था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्र को संघवाद की तरफ ले जाना, राष्ट्र में संघवाद को बढ़ावा देना, है ना। गरीबी रेखा का आकलन करने में भी मदद करती है। नीति आयोग का एक टास्क फोर्स होता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें मदद ली जाती है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की, उन्हीं के डाटा के अनुसार पे जो है ये कैलकुलेट करते हैं गरीबी। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की जो है डाटा ली जाती है, मदद मतलब आकलन करने के लिए, यानी हेल्प ली जाती है। इसके अलावा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो करंट पीएम होते हैं। यानी आप यूं कहेंगे कि जब से नीति आयोग बना है तब से हमारा अध्यक्ष कौन है नीति आयोग में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, इनके अलावा नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया साहब जो है आजकल क्या है भाई? तो आजकल जो है भारत के अंदर जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो है वहां पे कुलाधिपति जो है घोषित किए गए हैं। कुलाधिपति जो है इनको घोषित किए गए हैं। किनको? अरविंद पनगड़िया साहब को। ये किनका स्थान लेंगे? नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पहले कौन थे? अमर्त्य सेन थे। अमर्त्य सेन के बारे में क्या है खास? तो सबसे पहले इंडिया के लिए इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो हैं ये आपके अमर्त्य सेन साहब हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान जो है आपका नीति आयोग के अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी ही होंगे। उपाध्यक्ष कौन है भाई? सुमन बेरी है। ये किनका स्थान लिए हैं? राजीव कुमार साहब का स्थान लिए। किनका स्थान? राजीव कुमार साहब का। तथा इनके जो सीईओ है वर्तमान में ये कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम है। ये किनका स्थान लिए हैं? परमेश्वरम साहब का। किनका? परमेश्वरम साहब का। ठीक है, तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला कब किया? When did the Mongols under the leadership of Changiz Khan attack Transoxiana in northeastern Iran? है ना। तो भैया ये किए थे आपका 29 में, 1229 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन सीजीएल भी पूछा 21 के अंदर, एमटीएस पूछा 23 के अंदर। तो भैया आप मुझे बताइए सीजीएल और एमटीएस में क्या फर्क है ना। क्वेश्चन के लिहाज से तो हमें तो कोई फर्क नहीं लगता है, थोड़ी सी लेवल ऊंच नीच लगती है बस, है ना। बाद में पैटर्न सेम रहता है। ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं कि जो एमटीएस में क्वेश्चन आया वो सीजीएल में नहीं आएगा, आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, है ना। तो भाई 1229 में जो है चंगेज खान ने ट्रांसऑक्सियाना ईरान में हमला किया था। ठीक है, चंगेज खान भाई भारत पे भी आक्रमण किए थे, है ना। सबसे पहले चंगेज खान के बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर कि ये क्या थे? अफगान थे, तुर्क थे, मंगोल थे? तो आप क्या बोलोगे? ये मंगोल थे भाई। कौन थे? मंगोल थे। मंगोल, है ना। मंगोलिया की राजधानी कहां पर है भाई? फनी नाम है तो बता देता हूं, उलान बटोर। कहां पे है? उलान बटोर। ये मंगोलिया की राजधानी है। ठीक है, और मंगोलिया में ही, है ना, एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल है गोबी। तो इसे भी ध्यान रखेंगे भाई। एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल कौन है? गोबी। कहां पे? मंगोलिया के अंदर है। ठीक है, गोबी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और भारत का थार सबसे बड़ा, और विश्व में सहारा सबसे बड़ा। कहां पे है? उत्तरी अफ्रीका में। और सबसे छोटा मरुस्थल अगर आपको खोजना है, जो आज तक एग्जाम में नहीं आया लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए बता दूं, ये डेजर्ट कॉकॉस है जो आपके कनाडा के अंदर स्थित है, जो सबसे छोटा मरुस्थल है दुनिया में। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, भारत पे जब चंगेज खान ने आक्रमण किया था तो कब किया था? 1221 में किया था। उस समय किसके शासन रहे होंगे अगर आपको
आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो, क्योंकि भाई 1206 में गुलाम वंश की जो है स्थापना होती है ना। तो 1206 और 1221 में कितना डिफरेंस है, 15 वर्ष का। तो सिंपल सी बात है, गुलाम वंश की शासन चल रही होगी, क्योंकि सल्तनत पे कोई भी वंश 30 साल से कम शासन नहीं किया है ना। तो भाई तो ये 1206 में किसके होंगे, गुलाम वंश के शासक। अब गुलाम वंश में कौन शासक थे, तो इल्तुतमिश थे। इनके समय जो है चंगेज खान की आक्रमण होती है, ठीक है। इल्तुतमिश के बारे में बहुत कुछ सीखने को है आपके लिए। इल्तुतमिश के बारे में मैंने पहले भी सिखाया है भाई। इल्तुतमिश जो है, इन्होंने सबसे पहले तो सिक्का चलाए थे। कौन सा सिक्का, एक तो चलाए थे भाई टका। टका आज भी बांग्लादेश का मुद्रा है, आधिकारिक करेंसी है, ठीक है। एक आपका चलाया था जीतल। जीतल, शीतल मत समझ लेना, ये जीतल है ना। जीतल आपका कॉपर का बना था, और ये जो टका है ये आपका अर्जेंटम यानी चांदी का बना था। इसके अलावा जो इल्तुतमिश है, ये तुर्कान ए चिहलगानी। चिहलगानी मतलब 40 है ना, 40 मतलब 40 का दल, इस प्रकार से चिहलगानी का मीनिंग निकलता होगा, है ना। ये उनके भाषा में थे, लेकिन इनका नाम उसी प्रकार से तुर्कान है चिहलगानी, ठीक है। इन्होंने भी इल्तुतमिश ने ही बसाया था। इसके अलावा इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, ऐबक, है ना। कुतुब मीनार की जो बनाने का, पूर्ण करने का मतलब श्रेय है, ये आपको इल्तुतमिश को जाता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे भैया। इनके वंश में एक शासक हुए बलबन, ये काफी इंपोर्टेंट शासक हुए बलबन। बलबन ने सजदा और पैबेवस की प्रथा को अपनाया, साथ ही साथ नवरोज त्योहार के लिए फेमस है। नवरोज जो पारसी धर्म का त्योहार है, इनको जो है शुरू करने का श्रेय जो है बलबन को दिया जाता है, जो गुलाम वंश या ममलूक वंश के शासक हुए, ठीक है। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला। बाबर कैसा शासक था भाई, तो तुर्क शासक। कब हमला किए, 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई जीती, और साथ ही साथ दिल्ली पर जो है कब्जा करके मुगल वंश की स्थापना कर लिया, और सल्तनत की जो है समाप्ति कर दी। बाबर फरगना का शासक कब बना, 1494 ईस्वी में बना था। बाबर को कलंदर भी कहा जाता है उनके दानशीलता के लिए। बाबर ने बाबरनामा की रचना स्वयं की है। इसके अलावा लोदी कैसा शासक था भाई, अफगान शासक। कैसा था, अफगान शासक। लोदी वंश के संस्थापक कौन है, बहलोल लोदी। कौन है, बहलोल लोदी। और अंतिम वंश था ये सल्तनत में पांचों में, है ना। इन्हीं के शासक इब्राहिम लोदी हार गए थे 1526 में पानीपत की प्रथम में, और सल्तनत की जो है समाप्ति हो गई। तैमूर लंग भी भाई पीछे नहीं है, ये भी भारत पे आक्रमण किए हैं। कब किए हैं, 1398 में। किसके समय, तुगलक वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय। इससे मैं याद रखने को एक चीज और आपको बताया हूं, 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है। 100 वर्ष जोड़िए, वास्को डी गामा को बुलाइए कालीकट, है ना। वास्को डी गामा सेकेंड टाइम भी भारत आया था 1502 में। ये मैंने पोल के माध्यम से क्वेश्चन भी करा, बहुत सारे बच्चे ने इसके गलत जवाब भी दिए, सही भी दिए, है ना। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जो आक्रमण किया, उस समय राजा कौन थे, दाहिर। कब किए थे, 712 में। इसके अलावा हाल में ही किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल को अधिग्रहण कर संरक्षित करने का फैसला किया है। Which state government has recently decided to acquire and preserve the मटिया बाग हवा महल। भैया एक तो हवा महल आपका जयपुर में है, एक तो हवा महल आपका जयपुर के अंदर है, ये काफी फेमस है। एक हवा महल आपका मटिया बाग हवा महल है, ये कहाँ पे है, ये असम के अंदर स्थित है। तो असम का जो सरकार है, इसे अपने अंदर रख के जो है संरक्षण प्रदान करने की जो है फैसला लिया है हाल ही में। तो ये करंट से भी बनेगा और आपका स्टैटिक्स फॉर्म में भी बनेगा कि मटिया बाग हवा महल कहाँ है। भाई चर्चा की विषय वही होते हैं जिसमें कुछ दमखम होता है ना। तो भाई इनको जो है खंगाला गया है, उनको जो है अब संरक्षण प्रदान किया जाएगा, तो चर्चा का विषय बना, इसीलिए ये स्टैटिक्स फॉर्म में भी आ सकती है। मटिया बाग हवाई महल कहाँ पे है, तो ये आपका धुबरी जिला में है। धुबरी में कहा जाता है भाई, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये सादिया से धुबरी को जोड़ता है। मैंने अभी आपको बताया था, सादिया धुबरी, है ना, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, है ना। और पहला कहां से भाई, प्रयागराज से हल्दिया, है ना। इसके अलावा असम में दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है, तो ये माजुली है। किस नदी पे भाई, ब्रह्मपुत्र नदी पे। कौन सी नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे। ये ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, तो ये आपका तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है ना। मानसरोवर कहिए या फिर तिब्बत कहिए, ठीक ही है, दोनों आंसर चलेगा, है ना। तो तिब्बत से निकलती है। यहाँ से 2 नदी और निकलती है, सतलज और सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, है ना। तो ये तीनों नदी निकलती है, यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा असम के अंदर आपका कामाख्या मंदिर परिसर में अम्बु
अम्बुबाची मेला लगती है, ठीक है। कामाख्या मंदिर शक्तिपीठ है। इसके अलावा असम में मानस है, काजीरंगा, ये सब नेशनल पार्क की नाम है। नमेरी है, डिब्रू सैखोवा आरक्षित क्षेत्र है, औरंग नेशनल पार्क है। ये सभी के सभी आपके कहाँ पे है, तो असम के अंदर स्थित है दादा। इसके अलावा असम में प्रमुख त्योहार कौन सी होती है, सबसे प्रमुख बिहू होती है। बिहू के कितने भाग है भाई, 3 भाग है। एक तो नववर्ष में रंगोली बिहू मनाते हैं जो अप्रैल महीने में होती है। इसके अलावा एक अक्टूबर महीने में मनाई जाने वाली बिहू, और एक आपकी जनवरी महीने में मनाई जाने वाली बिहू है ना, जो मकर संक्रांति के समय मनाती है। तो बिहू 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। असम का एक क्लासिकल डांस है जिनका नाम है सतरिया। इनके शुरू करने का श्रेय बार बार पूछा जाता है, तो शंकर देव जो वैष्णव संत थे और भक्ति आंदोलन से प्रेरित थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं? व्हिच फेमस इंडियन प्लेयर इज नोन एज कैप्टन कूल? तो ये महेंद्र सिंह धोनी है, ये तो बोलने की बात ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा हरिकेन किसे कहते हैं भाई, कपिल देव की द स्टेट फ्रॉम द हार्ट इनके पुस्तक का नाम है। द ग्रेट वॉल किसे कहते हैं, राहुल द्रविड़, वर्तमान में ये भारत के मुख्य कोच है क्रिकेट टीम के। उड़न परी, गोल्डन गर्ल, पायोली एक्सप्रेस, ये किसे कहते हैं, पीटी उषा को, वर्तमान में क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्षा हैं, है ना। इसके अलावा ढींग एक्सप्रेस किसे कहते हैं, हिमा दास को कहते हैं। हिमा दास कहां से बिलोंग करती है, असम से बिलोंग करती है ना। झूलन गोस्वामी को क्या कहते हैं, चकता एक्सप्रेस या बाबुल, ये दोनों कहते हैं। इसके ऊपर बायोपिक बन चुका है भाई, बायोपिक बन चुका है झूलन गोस्वामी के ऊपर, है ना। इसके अलावा ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली है झूलन गोस्वामी, ठीक है, ध्यान रहे। इसके अलावा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहते हैं, ये तो बताने की बात ही नहीं है। यूनिवर्स बॉस किसे कहते हैं, यूनिवर्स बॉस भाई ये ब्रह्मांड का बॉस है ना। ये किसे कहते हैं, ये क्रिस गेल को कहते हैं। किसे कहते हैं, क्रिस गेल को कहते हैं। सिक्सर किंग भी कहते हैं, सिक्सर किंग भी कहते हैं आपका किसे, क्रिस गेल को, है ना। इसके अलावा यूनिवर्स बॉस भी क्रिस गेल को कहते हैं। क्रिस गेल की आईपीएल में सर्वाधिक लंबी पारी है 175 रन की, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्का भी कौन लगाए, ये तो क्रिस गेल ही लगाए दादा, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। टर्मिनेटर किसे कहते हैं, हरभजन सिंह को कहते हैं, है ना। और हरभजन सिंह टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए प्रथम हैट्रिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने थे बज्जी, है ना भाई, छोटा मत देखो, है ना। इसके अलावा जंबो किसे कहते हैं, अनिल कुंबले साहब को कहते हैं, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य किस समुदाय के लोगों को उद्यमता का समर्थन करना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंड अप इंडिया स्कीम टू सपोर्ट द पीपल ऑफ व्हिच कम्युनिटी इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो भैया ये महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति, SC ST और महिलाओं, इनको जो है बढ़ावा देने के लिए, उद्यमता के क्षेत्र में कुशलता लाने के लिए आपको जो है स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2016 में वित्त मंत्रालय के द्वारा करा गया था, ठीक है। ये क्या करती है, तो ये भी लोन मुहैया कराती है, ऋण प्रदान करने वाली स्कीम है। ऋण प्रदान करने वाली स्कीम और कौन कौन सी है दादा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का नाम आपने सुना होगा, मैक्सिमम 10 लाख की ऋण मिलती है ना। इसके अलावा स्वनिधि योजना का नाम आपने सुना होगा, जो रेहड़ी के विक्रेता जो होते हैं ना, छोटे मोटे वेंडर्स के लिए, उनके लिए लोन मुहैया कराते हैं, है ना। तो ये सब लोन वाली स्कीम है दादा, है ना। प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये सभी के सभी लोन वाले ये स्कीम है। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2016 में चालू किया गया था, ये बता ही दिए। भारत में, अच्छा ये स्टार्टअप है, ठीक है, ये है स्टार्टअप, वो स्टैंड अप है, ठीक है। तो भाई ये स्टार्टअप है, स्टार्टअप जो कार्यक्रम भी शुरू किया गया था अरुण जेटली साहब के द्वारा 2016 में, है ना। और जो इंडिया में 16 जनवरी को अब स्टार्टअप डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। किसान सम्मान निधि योजना, किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने हेतु उद्देश्य से 6,000 रुपए की सालाना 2,000 रुपए की 3 किस्त, है ना। तो इस प्रकार से जो 4-4 महीने पे किसान को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ द इंडियन सिटीजन टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो भाई 30 वर्ष, कितने 30 वर्ष, है ना, 30 वर्ष। लोकसभा में अगर आप जाना चाहे तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, बताइए गुरु, तो आपको 25 वर्ष होना है, 25 वर्ष का होना है ना। इसके अलावा अगर विधानसभा में जाना है आपको तो 25 वर्ष, विधान परिषद में जाना है तो 30 वर्ष। मैंने आपको क्या कहा है कि भाई लोकसभा को विधानसभा से रिलेट करो, है ना, और राज्यसभा को विधान परिषद से रिलेट करो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भारत में भी कितने बाइकैमरल स्टेट है, तो मात्र 6 है ना। आप जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इस प्रकार से मात्र 6 ही स्टेट है जो बाइकैमरल है। बाइकैमरल कहने का मतलब वहां का जो विधान व्यवस्था है उसमें विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। अन्य सभी स्टेट में जो है आपका खाली विधानसभा ही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा लोकसभा में अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? 550। राज्यसभा में 250 है ना। 250 में 200 जो है 30 है, ये आते हैं आपके राज्यों के लिए है, और 20 जो है ये केंद्र शासित प्रदेश के लिए आरक्षित रखे गए हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका 12 सदस्य हैं, ये राज्यसभा के अंदर मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और 238 इलेक्ट होते हैं। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के में संसद के जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल है, ये आपका 79 संसद को रिलेट करता है, जिसमें संसद की परिभाषा वगैरह है। जैसे संसद जो मिलके बनते हैं हमारे यहाँ, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलके बने होते हैं। 80 में राज्यसभा है और 81 में जो है आपका लोकसभा का वर्णन किया गया है। राज्यसभा को अपर सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इसके अलावा लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है? जनता का सदन कहा जाता है लोकसभा को। राज्यसभा अस्थायी सदन होते हैं, है ना। ये बात भी ध्यान रखना, जो इसका विघटन कभी संभव नहीं होता है। लेकिन लोकसभा समान वे में 5 साल के बाद खत्म हो जाते हैं, या फिर समय से पहले भी जब सरकार गिर जाती है तो खत्म हो जाती है। आर्टिकल 85 के थ्रू राष्ट्रपति जो है इसे भंग भी कर देते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये मात्र 3 ही ऐसे स्टेट हैं जिनके जो सदस्य हैं आपके राज्यसभा के अंदर है, केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लोकसभा का कार्यकाल जनरली 5 वर्ष का होता है, लेकिन किसी विषम परिस्थिति में मैंने कहा कि भाई पहले भी खत्म हो सकती है, आपातकाल लग गया, सरकारें गिर गया, है ना। इसके अलावा राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, इनके कार्यकाल 6 वर्षों का होता है भाई, है ना। थोड़ी सी ध्यान से अच्छे से सुनिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल परमानेंट, है ना। इसी प्रकार से लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। ठीक है, ध्यान रहे। इसके अलावा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति। यह पद्धति कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, राज्यसभा के प्रत्येक दूसरे वर्ष कितने सदस्य जो है अपना अवकाश ग्रहण कर लेते हैं? तो 1/3, 1/3। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन होंगे? जगदीप धनखड़ साहब, है ना। संसद में ज्वाइंट सीटिंग की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है ना। ज्वाइंट सीटिंग की बैठक की अध्यक्षता हो या भी कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसको वेरीफाई करना किनका काम है? स्पीकर का। लेकिन ज्वाइंट सीटिंग बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, आर्टिकल 108 के थ्रू। ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग मतलब लोकसभा राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है? Which of the following state separate श्रीलंका फ्रॉम इंडिया? तो भाई इनके कई सारे हैं, जैसे आपका पाक जल डमरू मत सबसे फेमस है। इसके अलावा आप मन्नार की खाड़ी से अलग करवा सकते हैं, राम सेतु से अलग करवा सकते हैं भारत और श्रीलंका को। तो तीनों में से कोई भी आंसर आपका हो सकता है। श्रीलंका ब्रिटिश सरकार से कब आजाद हुआ भाई? 4 फरवरी 1948 को। 2 करोड़ बार सीजीएल ने ये क्वेश्चन पूछा है, पता नहीं उनको क्या मिलता है इस क्वेश्चन में, और किसी देश का नहीं, लेकिन इनका पूछता है कि ब्रिटेन से ये कब आजाद हुआ, है ना। तो 4 फरवरी 1948 को। इसके अलावा श्रीलंका की नई राजधानी क्या है भाई? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा। कहां पे है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, इनका नाम है सिरिल रेड क्लिफ के नाम पे खींचा गया ये रेखा, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है ना। इसके अलावा 3 बीघा कॉरिडोर किसको किसको जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश के बीच। लेकिन इस पे प्रभुत्व किसका है? तो भारत का। यह अधिकार किसका है 3 बीघा कॉरिडोर क्षेत्र पे? तो भारत का। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खैबर दर्रा, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, है ना। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सातवाहन का सबसे प्रमुख शासक कौन था? हु वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ द सातवाहनास? तो भैया ये कौन है? गौतमीपुत्र सत्यकर्णी। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले लेडीज का नाम लिखता है, फिर शासक का नाम लिखता है। तो इससे भी कई दफा क्वेश्चन बन चुके हैं कि इतिहास में कौन सा वंश है जो अपने जो माताओं हैं उनका जो है अपने नाम से पहले जो है इस्तेमाल करते हैं या फिर लगाते हैं, मतलब। तो ये आपका सातवाहन वंश है जी। ठीक है, सातवाहन वंश की स्थापना कौन किए थे? सिमुक। कब किए थे? 230 ईसा पूर्व में, बीसी में। ठीक है, इसके अलावा सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ है? प्रतिष्ठानपुर। ठीक है, इसके अलावा अधिकार क्षेत्र कहां कहां रहा सातवाहन का भाई? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। जहां से आपका कृष्णा नदी फॉलो होती है वही स्टेट जो है सातवाहन के अधिकार क्षेत्र में रहा था। कृष्णा नदी भी आपका जो है महाराष्ट्र से निकल के कर्नाटक के पार्ट होते हुए आंध्र प्रदेश में जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पुराणों में सबसे बड़ी पुराण कौन सी है? मत्स्य पुराण। जो किस वंश को रिलेट करता है? तो सातवाहन वंश को। पुराण कितने हैं भैया? 18 है। वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18 और उपनिषद जो है 108 वो है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा किसी तत्व के तीसरी कक्षा में
में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड ऑर्बिट एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट के जो थर्ड ऑर्बिट होते हैं, है ना, सेल मतलब सेल होते हैं, कक्षा होते हैं, उनके अंदर जो है आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो भैया इनका क्या होता है ना, इनका जो होता है आपका जैसे 2 गुने 1 का स्क्वायर, है ना, जो कक्षा का संख्या है उसका स्क्वायर करेंगे और 2 से आपको गुना करेंगे। यहाँ पे 2n स्क्वायर जो है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर दूसरी कक्षा है तो 2 गुने 2 का स्क्वायर, दूसरी में 8 हो जाएगा। तीसरी कक्षा है तो 2 गुने 3 का स्क्वायर, 9 दूना 18 हो जाएगा। चौथी कक्षा है तो 2 गुने 4 का स्क्वायर, 32 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है फील होते रहते हैं इस सूत्र के अनुसार, 2n स्क्वायर के अनुसार। इसके अलावा परमाणु की पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, मैंने अभी बताया, और चौथी में 32 कैसे आता है? 2n स्क्वायर से आता है। किसी परमाणु के बाहरी कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसको हम वैलेंसी कहते हैं या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है प्रतिक्रिया करने या दूसरे से संयोग करने में भाग लेते हैं, बस इतनी सी बात। इसके अलावा परमाणु का खोज कौन किया था? सबसे पहले डाल्टन ने। लेकिन डाल्टन ने एक अपवाद छोड़ दिया परमाणु को खोजने के बाद, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि डाल्टन का नाम भुला दिया जाएगा। सबसे पहले इन्होंने ही देखा कि भाई ये कोई चीज है, ये परमाणु है, इनका नाम परमाणु है। लेकिन इन्होंने एक चीज दिया, है ना, ये बताए थे कि परमाणु अविभाज्य है, अविभाज्य है, इनकी कोई विभाजन नहीं है। बाद में जो है परमाणु से आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब अलग अलग जो है खोज किए गए। मतलब ये कथन जो है ये गलत साबित हुआ डाल्टन का, लेकिन फिर भी डाल्टन परमाणु के खोजकर्ता हैं और रहेंगे, ठीक है। तो बाद में जो है इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन बने? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन पे कैसी चार्ज होती है? माइनस की चार्ज होती है तथा माइनस की, है ना। प्रोटॉन पे प्लस की चार्ज होती है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक, प्रोटॉन का रदरफोर्ड और इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, है ना। इसके अलावा जो n जहां है कक्षा की संख्या, जैसे कि मैंने अभी बताया। इसके अलावा वर्ष 2022 तक किस भारतीय संगीतकार के पास सबसे अधिक जो है ऑस्कर पुरस्कार है? व्हिच इंडियन म्यूजिकल कंपोजर हैज द मोस्ट ऑस्कर टिल द ईयर 2022? तो भैया A.R. रहमान के पास 2 ऑस्कर अवार्ड है, ठीक है। भानु अथैया साहब सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड जीतने का काम भारत के लिए किए थे, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए, है ना। सत्यजीत रे साहब, ये तो वर्सटाइल एक्टर है, ये भी ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। परिणाम पकुटी ये 2009 में जीते हैं। गुलजार साहब चश्मा निकालने का स्टाइल जो है ना भाई साहब, गुलजार साहब का ये काफी खतरनाक है ना। चश्मा निकालने का जो स्टाइल है गुलजार साहब का, पकड़ने का, ये बड़ा जो है खतरनाक स्टाइल है भाई, है ना। तो ये गुलजार साहब 2009 में, A.R. रहमान साहब भी 2009 में, ठीक है। तो इन सब को जो है आपको दिया जा चुका है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड अभी अभी नाटू को मिला है 2023 के अंदर, गाना है RRR के लिए, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 में होती है और फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ी अवार्ड है ना। भारत के लिए प्रथम ऑस्कर भैया भानु अथैया ने जीता था और प्रथम ग्रैमी अवार्ड जो है पंडित रविशंकर ने जीता था। एक एक बात को ध्यान रखेंगे, कोई भी बात हवा में नहीं, आपके एग्जाम में ही आएंगे सीधे, है ना भैया। प्रथम जो ग्रैमी अवार्ड जीता रविशंकर, ठीक है, और प्रथम ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला जो है वो तन्वी शाहबनी थी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे भारत के लिए, ठीक है। इसके अलावा प्रथम नोबेल रविन्द्रनाथ टैगोर साहब और प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार आचार्य विनोबा साहब। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन से देश के सरकार देते हैं, जरा मुझे कमेंट करके बताइए। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल का उदाहरण नहीं है? नकदी फसल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द कैश क्रॉप? भैया नकदी फसल जो होते हैं ना, इसकी परिभाषा आप कैसे डिफाइन करोगे? नाम से तो स्पष्ट लग रहा है कि बेचने लायक फसल, लेकिन कैसे बोल पाओगे? समझने के लिए चाहिए ना भाई डिफिनीशन, तो कैसे समझोगे? वैसा फसल जो किसान अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति को न ध्यान में रखते हुए सीधे सेल पे ध्यान रखता है ना, मतलब सेल करने या फिर बिक्री करने पे डायरेक्ट, तो उसे जो है नकदी फसल कहते हैं जी। अब गन्ना उपजा रहे हो तो गन्ना आप थोड़ी खाओगे, गन्ना तो पूर्णतः सेल ही होगा, है ना। लेकिन गेहूं उपजा रहे हो तो गेहूं आप भी खाओगे और बचेगा तो सेल भी करोगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ से एक छोटा सा डिफिनेशन मैंने अपने से क्रिएट किया है, बाद में आप समझने के लिए किताबी भाषा में भी समझ सकते हैं, ठीक है। प्रमुख नकदी फसल जो है ये आपके कपास है, पटसन है, केला है, जूट है। अच्छा, जूट को जो है ना दादा गोल्डन फाइबर कहा जाता है। गोल्डन कभी जमाने में मैं बताया था, और गोल्डन फाइबर जो है आपके कौन से एग्जाम में आया था जी? HCM के पहले दिन के एग्जाम में आया था, ठीक है। तो गोल्डन फाइबर कहा जाता है आपके जूट का। जूट उत्पादन में भारत और बांग्लादेश के बीच टक्कर लगी रहती है ना। जूट उत्पादन में भारतीय स्टेट में जो पश्चिम बंगाल है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि बांग्लादेश के समीप है। जूट उत्पादन के लिए ही पानी की जो है आवश्यकता होती है, ठीक है। चलते आगे।
इसके अलावा नकदी फसल वह फसल है जो देखिए यहाँ पे मैंने ये चीज लिख भी रखा है कि नकदी फसल वह फसल जो किसान अपने उपयोग हेतु नहीं बल्कि व्यापार के उद्देश्य से उपजाते हैं। ठीक है, बड़ा सटीक बैठता है, आप देख लीजिएगा जो किताबी परिभाषा है उनसे भी मिला के। इसके अलावा खरीफ फसल के उदाहरण जो है चावल है, मूंगफली है, बाजरा है, रागी है। ये सब कैसे खरीफ बना मैंने मौसम के अनुसार बता दिया था भाई। मानसून अभी आया है, मानसून चल रहा है ना, अभी शुरुआती स्टेज में है, तो अभी जो है खरीफ फसल की बुआई जो है होने लगेगा। एक्चुअली जो है धान की रोपाई होती है, इसे बुआई करना सही नहीं रहेगा, है ना। तो जो है अभी स्टार्ट होंगे, फिर जो आप मतलब दिवाली के बाद या दिवाली के थोड़ा सा पहले ये कटना स्टार्ट हो जाता है। यानी ये जो है अक्टूबर नवंबर में सितंबर अक्टूबर में कटेंगे। जैसे अभी कौन सा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में कटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बुआई स्टार्ट हो जाएगी। वो कब कटेंगे भाई? तो कटेंगे आपका मार्च अप्रैल में। ठीक है, और मार्च अप्रैल और मई के जून के कुछ सप्ताह तक का जो समय बचा उसमें जो फसल होती है ना उसे जायद फसल कहते हैं। जायद फसल जैसे खरबूज, ककड़ी, खीरा, है ना, फूट, है ना, ये सब। इसके अलावा एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पे होते हैं? भैया फुटबॉल खिलाड़ी में हाउ मेनी प्लेयर्स आर द फील्ड ऑफ द फुटबॉल टीम? तो भैया 11। फुटबॉल से संबंधित संस्था फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी, है ना। कहाँ हुई थी? ज्यूरिख में इसका मुख्यालय है। स्थापना कब हुई थी? 1904 ईस्वी के अंदर फीफा संबंधित। भैया फीफा करंट वाला मैंने पूरा बता रखा है ना। हुआ कहाँ पे? कतर के अंदर हुआ। जीता कौन? अर्जेंटीना। उपविजेता कौन रहा? फ्रांस। ठीक है, तीनों पुरस्कार का बता रखे हैं। गोल्डन बॉल मेसी, गोल्डन बूट एम्बाप्पे, गोल्डन ग्लव्स एमिलियानो मार्टिनेज, इसी प्रकार का नाम है, 2 बार बोलिए, एमिलियानो मार्टिनेज, है ना। तो ये से मिला था गोल्डन ग्लव्स का पुरस्कार। ठीक है, इसके अलावा फीफा महिला 2023 कहां पे होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर होगा, है ना। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होता था? 5 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी। हॉकी में 11 खिलाड़ी। नेटबॉल में 7 खिलाड़ी। कबड्डी में 7 खिलाड़ी। देखिए ये नेटबॉल और कबड्डी को छोड़ के लगभग आपको सभी आता ही होगा, है ना भाई। क्रिकेट में तो सभी को आता है, हॉकी में सभी को आता है, फुटबॉल में सभी को आता है। तो याद क्या रखना है भाई आपको? तो नेटबॉल याद रखना है और कबड्डी याद रखना है, साथ साथ होते हैं। और आए दिन में आपको वॉलीबॉल भी पूछा जाता है। मैंने इसका जो है 5, 6, 9 बनाया है ना। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल। जो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है उसमें 9 होता है, मैंने ऐसे भी ध्यान रखा है। बेसबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है जी। इसके अलावा फुटबॉल मैच की जो अवधि है इंटरनेशनल लेवल पे ये 90 मिनट की होती है और हॉकी मैच की 60 मिनट की होती है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र से उद्गम होती है? Which of the flowing river originate from महाराष्ट्र? तो भैया गोदावरी नदी, है ना। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्रंबकेश्वर, जय त्रंबकेश्वर, है ना। अभी सावन भी चल रहा है भाई, अभी बहुत भीड़ चल रहे होंगे, है ना। तो यहीं के समीप से निकलती है आपका, है ना, कौन सा? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कही जाती है। साथ ही साथ गोदावरी नदी पे जायकेबाड़ी परियोजना है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगर इसी में मैं दक्षिण की लगा दूं ना, इस लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रभाव है, आंसर बदल जाती है भाई। दक्षिण की गंगा तो हो जाएगा जी आपका आंसर कावेरी, है ना। कावेरी कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी कर्नाटक से। ठीक है, अगर खाली दक्षिण गंगा है तब होगा गोदावरी, समझ रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र महाबलेश्वर से और भी नदी निकलती है, कृष्णा नदी, है ना। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के साथ कौन से स्टेट में जाएंगे? कर्नाटक। फिर कहां जाएंगे? आंध्र प्रदेश। फिर कहां गिर जाएंगे? आपका बंगाल की खाड़ी में। और कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की, जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां की ये सेकेंड लार्जेस्ट नदी है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कृष्णा नल जल विवाद जो न्यायाधिकरण की स्थापना हुआ 1969 में हुआ, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 1969 में कई सारे चीज है जो आपको ध्यान रखने। मानव चंद्रमा पे गए, इसरो की स्थापना हुई, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये सभी के सभी 1969 में आपके हुए थे। ठीक है, इसके अलावा भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधान परिषद में बम कब फेंका, है ना। When did भगत सिंह थ्रो अ बम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल along with बटुकेश्वर दत्ता? तो भाई 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, भगत सिंह की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? मैं नास्तिक क्यों हूं, व्हाई एम ए थीस्ट, है ना। भगत सिंह नौजवान सभा से जुड़े रहे, हसरा, है ना। हसरा मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, स्थापना 1928, कहां पे? दिल्ली के अंदर, है ना। तो इनसे भी जुड़े रहे भगत सिंह साहब, है ना। इसके अलावा भगत सिंह साहब जो है कौन से नारा दिए थे? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इसके अलावा भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह का जन्म कहां हुआ था? बंगा पाकिस्तान में। कहां पे? बंगा पाकिस्तान में हुआ था। इसे VVI करके रखेंगे। अभी जो यूपी में आपका PETE इस प्रकार से कोई एग्जाम होता है, PET इस प्रकार से, है ना। तो इसमें जो है आपका पूछा गया था कि भगत सिंह साहब का जन्म कहां हुआ था, तो बंगा में हुआ था।
मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? Which of the following organs in human body in most affected in pneumonia disease? सबसे पहले तो निमोनिया का स्पेलिंग देख लीजिए, ये आपके एग्जाम में करेक्ट स्पेलिंग में आता है जी, ठीक है। ये पी जो है साइलेंट है ना। ये फेफड़ा को जो है प्रभावित करता है, फेफड़ा जो है प्रभावित होते हैं, श्वसन तंत्र जो है प्रभावित होते हैं आपके किससे? निमोनिया से। निमोनिया एक श्वसन संक्रामक रोग है। भारत में शिशु मृत्यु दर जो है इसी के कारण हाई है। अधिकांश बच्चे की जो डेथ की केस आता है ये निमोनिया से ही आता है, ठीक है। यह रोग जो है स्ट्रेप्टोकोकस या फिर न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। कौन सा? न्यूमोनिया, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य शैली है? Which of the following dance form of the main folk dance form of राजस्थान? तो भैया घुमरा, सॉरी माफ कीजिएगा, घूमर। घुमरा कहेंगे तो फिर चले जाएंगे दूसरे जगह भाई, है ना। घूमर है ना। घूमर राजस्थान में गणगौर पर्व के अवसर पे मीना समुदाय के महिलाओं के द्वारा की जाने वाली एक प्रमुख नृत्य है जो गोल चक्कर में, वृत्ताकार चक्कर में की जाती है। अब गणगौर में किसकी पूजा होती है? एक बच्चे ने कल या परसों कमेंट भी किया था। दोस्तों आजकल कमेंट की रिप्लाई देने में डिले हो जाती है क्योंकि टाइम की थोड़ी सी वो चल रही है ना। तो गणगौर में जो है माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है, मैं पहले भी बता रखा हूँ। आज कोई बच्चा है टेलीग्राम पे, राधा राय नाम है उनका, राधा राय, है ना। तो भाई इन्होंने बार बार एक क्वेश्चन करना है, 2 बार टेलीग्राम पे भी किए हैं और एक बार मुझे वीडियो में कमेंट भी कर रखा है कि कर रखी है, लेडीज एक्चुअली लड़की है ना। तो भाई इन्होंने पूछी है कि जो नरम दल और गरम दल को मिलाने का काम किया था सर, तो आपने बताए हैं कि ये जो है आपका एनी बेसेंट ने करवाए थे। बहुत सारे बच्चे लोग बता रहे हैं अंबिका चरण मजुमदार ने करवाए थे। भैया एनी बेसेंट ही करवाए थे। अंबिका चरण मजुमदार जो है उस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता मात्र संभाले थे जहां पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक हो गए थे, ठीक है। तो ये तो हो गई अधिवेशन वाली बात। लेकिन जो इन दोनों को मिलाने में अहम योगदान दिया कि भाई मिल जाओ, कब तक नाराज रहोगे, कब तक रूठी रहोगे, आ जाओ, तो ये कौन की है? एनी बेसेंट साहिबा की, है ना। तो भाई मिलाने में अहम योगदान जो है एनी बेसेंट का ये कोई नो डाउट है, ठीक है। इसके अलावा गठपुतली नृत्य, चक्री, 13 ताली, घूमर, पनिहारी, सुइसनी, भवई, कलबेलिया, कच्ची घोड़ी, है ना, बंजारा, घपाल, चंग, ये सभी के सभी जो नृत्य हैं ये आपके कहाँ के हैं? ये राजस्थान के। राजस्थान में एक और छूट गया, अग्नि नृत्य, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन होता है, ये भी आपके एग्जाम में आया है पिछले साल के फेज 10 या फेज 11 वाली एग्जाम में। ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन कहाँ होता है? राजस्थान के अंदर होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। सेरीकल्चर से आप क्या समझते हैं? भैया सेरीकल्चर से हम क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेरीकल्चर? तो भाई रेशम की कीट की जो पालन होती है ना, प्यूपा का नाम सुने होंगे ना, प्यूपा, लार्वा, है ना, ये स्टेज है रेशम पालन की, है ना। तो भाई ये रेशम की कीट की पालन से संबंधित है सेरीकल्चर, है ना। ये सहतूत के पत्ते जो है इनको बहुत पसंद है रेशम के कीट को, है ना, ये बात भी ध्यान रखिए। एपीकल्चर जो है ये मधुमक्खी के पालन संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी। बर्मी कल्चर, बर्मी कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट का नाम सुने? केचुआ से जो है कंपोस्ट तैयार किया जाता है ना। हम लोग जो है मतलब सिंथेटिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया, पोटाश, डीएपी वगैरह, लेकिन ये ज्यादा है कि ये मिट्टी को जो है हरास नहीं करता, उनकी उर्वरा शक्ति को नाश नहीं करता, इसीलिए ये बढ़िया चीज है पर्यावरण के दृष्टिकोण से, इको फ्रेंडली है, लेकिन बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं बर्मी कंपोस्ट का। पीसी कल्चर जो है ये मछली पालन से संबंधित है। इसके अलावा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विशेष कार्य का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? Which article of the Indian Constitution provides freedom to manage its own religion affairs? तो भैया अनुच्छेद 26 है। इसके तहत जो है आप धर्मी संबंधित कार्य को जो है प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 25 जो है आप इंडिया में किसी भी धर्म की प्रचार करने, किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 27 जो है ये आपका क्या कहता है कि जो आप धार्मिक कार्य पे जो आप इन्वेस्ट किए हो उनको उन पे आपको टैक्स पे करने के लिए जो है प्रेरित नहीं किया जाएगा या फिर प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, भाई तुमको टैक्स देना ही देना है ना। इस प्रकार से सरकार द्वारा पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये हमारा आर्टिकल 28 कहता है। यहाँ पे छूट गया था आर्टिकल 28, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार के अंतर्गत 14 से 18 समानता का अधिकार है, ठीक है। एक सेकेंड दोस्तों, है ना, कुछ आपके लिए जो है एक सूचना है, थोड़ा सा बता देता हूँ। अब ये क्या है आप लोगों के लिए, ये आप पहले भी इसके बारे में जान गए होंगे, है ना। ये क्या है जो मैंने अभी बताया कि मैं 57 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, इसके अंदर 25 क्वेश्चन होंगे। ये 1425 होते हैं, इनके 5 टाइम कम से कम एक्स्ट्रा फैक्ट से गुना कीजिए। वैसे तो 5 टाइम नहीं, आप 10 टाइम गुना कर सकते हैं इसे, लेकिन मैं 5 ही टाइम रखा हूँ। प्लस 200 इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में आपके जो इंपोर्टेंट रहेंगे। तो 8750 जीके जीएस की जो क्वेश्चन है
ये आपको मात्र 25 रुपये में मिल रही है। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, आपको वहां से जो है पेमेंट करने को बोला जाएगा 25 रुपये। आप ऑनलाइन माध्यम किसी से भी जीपे, गूगल पे, पेटीएम जो भी आप चलाते हैं व्हाट्सएप पे सबसे हो जाएगी। 25 रुपया पे करके ये पीडीएफ की सीरीज यानी 57 पीडीएफ जो है पास्ट वाला जो 11 बीत गए वो भी आपको मिल जाएंगे। और इसके अलग से प्ले लिस्ट बनाया गया है मतलब यूट्यूब पे, जिनका नाम है टीसीएस ट्रेंडिंग जीके, है ना। तो वहां से आप जो है वीडियो को मैनेज कर सकते हैं और फिर पुराना पीडीएफ भी मिल जाएगा और आगामी पीडीएफ मिलेगा। तो आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ये मात्र 25 रुपया रखा गया है दोस्तों यही कोर्स आप 2500 में हंस के खरीदोगे। गारंटी है मेरी कि खरीदोगे आप। अगर ऐसा कंटेंट देगा ना कोई बड़े आदमी और 2500 रुपया रखेगा तो आप खरीदोगे। लेकिन यहाँ पे ये 25 रुपया में बहुत सारे बच्चे, आप जानते हैं कि ये जो व्हाट्सएप है ये मेरे घर के सदस्य हैंडल करते हैं। यहाँ पे इनको इतने मैसेज करते हैं ये 25 रुपया ज्यादा है, मैं 10 करूं क्या, 15 करूं क्या। तो इस तरह के मैसेज नहीं करें। मैं आप लोगों को बस ये बताने के लिए सीट रखा है कि भाई जिनको लेना है सीधे 25 रुपया दो और ले, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं तो ये भी बताया हूं कि जो बच्चे वीडियो से कवर कर लेता है, मेरी सारी बात सुन के एक ही बार में याद कर ले तो बहुत ही अच्छा भाई। लेकिन मैं तो कहूंगा कि अगर आपको बेस्ट करना है तो लो, ये 25 रुपया मत देखो। ये 25 रुपया है नहीं, एक्चुअली चंदा है, चंदा जी चंदा। अगर एक पीडीएफ की दाम पकड़े ना तो 0.4 पैसे होते हैं। 40 पैसे में कहाँ कुछ आजकल मिलता है भाई, मुझे तो नहीं लगता कुछ मिलता है ना। हाँ, मैं ये बात जो बताया ना ये मैं बहुत आदमी को देखते हुए बताया कि ये 2500 का कोर्स अगर आज कोई कल बता दे कि भाई मैं तुमको जो है एग्जाम में क्वेश्चन ओरिएंटेड मतलब क्वेश्चन दूंगा आपके एग्जाम में मिलेगा, 2500 का खरीदोगे, है ना, उनके नाम पे खरीदोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है 25 रुपया ही महंगा लगते हैं, जबकि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं एग्जाम में बच्चे बखूबी जानते हैं, है ना। तो चलिए अब इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अपने कंटिन्यू करते हैं क्लास को, है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आपके जो है अधिकार हैं, है ना। और ये 14 से जो 18 है ये समानता का अधिकार है। 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है ना। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, 29-30 अल्पसंख्यक हित और आर्टिकल 32 जो है इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बात की गई है। इसी के थ्रू यानी आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं। इसे भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान का आत्मा भी कहा था, ठीक है। अंबुबाची मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? अंबुबाची मेला इज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच स्टेट? तो भाई असम में किया जाता है, कामाख्या मंदिर के परिसर में। अभी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में देखने को मिल ही गया था। भारत में जो सबसे बड़ा धार्मिक मेला होता है ये कुंभ मेला होता है, जो 4 जगह पे लगती है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन महाकाल के पास और नासिक, है ना। इसके अलावा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है मेदराम जात्रा मेला। ये कहाँ पे लगता है? तेलंगाना में। कितने दिनों तक? 4 दिनों तक। कौन सी जनजाति के समुदाय के लोग का ये त्योहार है फेमस? तो कोया जनजाति, ठीक है। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार के अंदर लगती है जी। ये भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पशु मेला है। इसके अलावा प्रसिद्ध माघी मेला कहाँ लगता है? तो माघी मेला उत्तर प्रदेश में लगता है। इसे अर्ध कुंभ कहा जाता है, हाफ कुंभ कहा जाता है। विश्व पुस्तक मेला कहाँ लगता है? दिल्ली के प्रगति मैदान में लगता है। समय मतलब समय तो नहीं, लेकिन आपका जो ये है वेन्यू जो है ये फिक्स है, दिल्ली के प्रगति मैदान में लगती है, ठीक है। इसके अलावा भारत में सती प्रथा, है ना, पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? When was the practice of सती banned in India? तो भैया ये जो है आपका 1829 1829 में, है ना। सती प्रथा कौन बंद करवाए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब? 1829 में। इस काम में जो है सबसे अधिक प्रयास कौन रहा, प्रयासरत कौन रहे? तो भाई राजा राम मोहन राय के प्रयास से जो है सती प्रथा को भारत में बंद किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। मैकेले की रपट जो आई थी ना 1835 में, जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बना, इसके समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बता देंगे। इसके अलावा सन 1568 में चित्तौड़ में कब्जा हो जाने पर, है ना, ... ने उदयपुर की स्थापना की। आफ्टर द कैप्चर ऑफ आगरा एट चित्तौड़ इन 1568 एस्टेब्लिश्ड उदयपुर। भैया सीधे सीधे पूछ रहा है कि उदयपुर की स्थापना किसने किया? देखिए उदयपुर, जयपुर, इन दोनों की स्थापना काफी आते हैं आपके राजस्थान राज्य से, ठीक है। तो उदयपुर की स्थापना उदय सिंह सेकंड ने किया था। जयपुर की स्थापना जयपुर सेकंड ने किया था, माफ कीजिएगा राजा जय सिंह सेकंड ने किया था। हवा महल की स्थापना सवाई प्रताप सिंह ने किया था। अभी मैंने एक और हवा महल की बात किया था जो असम में है, ध्यान रहे, ठीक है। इसके अलावा गुरु केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है? गुरु केलुचरण महापात्रा इज एसोसिएटेड विथ डांस। तो भाई ओडिसी के नृत्य गुरु हैं गुरु केलुचरण महापात्रा।
ओडिसी के सोनल मानसिंह जी भी हैं, है ना। ये 92 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आजकल एग्जाम के ट्रेंड में जो चल रहे हैं कि भाई इनको जो है फला पुरस्कार कब मिला, जो आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए कैरेक्टर है ना। तो इनको सोनल मानसिंह को 1992 में पद्म भूषण दिया गया था। सोनल मानसिंह ओडिसी के साथ साथ भरतनाट्यम भी कर लेती थी, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इनके अलावा दोस्तों इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, है ना। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, है ना।